नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम प्रॉपर्टी गुरु का कोरोना स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं। इनफैक्ट ये एक सीरीज है जिसमें हम इस हफ्ते भी बात करेंगे और ये बातचीत अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। लॉकडाउन में अब धीरे धीरे ढील दी जाने लगी है। काफ़ी हद तक जो लॉकडाउन का चौथा फेज़ है उसमें चीज़ें अब खुल रही हैं और हमने यानी देश ने ये डिसाइड किया है कि अब जान के साथ जहान की भी चिंता करनी है। कोरोना को ज़िंदगी का एक हिस्सा मानते हुए उसके साथ आगे बढ़ना है, पूरे एहतियात के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, लेकिन उससे डर कर घर में नहीं बैठना है। इसीलिए अब धीरे धीरे सभी एक्टिविटीज़ देश में शुरू होने जा रही है। रियल एस्टेट की जहां तक बात है तो ये थोड़ा ट्रिकी मामला हो जाएगा, क्योंकि अब पोस्ट कोरोना या लॉकडाउन के बाद, पोस्ट लॉकडाउन जब हम धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं, कोरोना तो अब भी हमारे बीच है, लेकिन कोरोना के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रियल एस्टेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब लोगों की खरीदारी की टेंडेंसी, परचेसिंग पावर, इनफैक्ट अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस प्रभावित हुए हैं, तो क्या वो रियल एस्टेट जैसी बिग टिकट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो उनके यूज के लिए हो, चाहे वो निवेश के लिए हो, उसके लिए इतनी आसानी से जाएंगे क्या? इधर सरकार ने ढेर सारे ऐलान किए हैं, चाहे वो आरबीआई की तरफ से आए हों, चाहे वो वित्त मंत्रालय की तरफ से आए हों। उन सारे ऐलानों में रियल एस्टेट सेक्टर को कितनी राहत मिली है, कितनों की और ज़रूरत होगी, और ओवरऑल इन सारी चीज़ों का, इस कोरोना का पूरे रियल एस्टेट पर इम्पैक्ट क्या होगा, प्राइजेस पर क्या होगा, इंडस्ट्री की सूरत कैसे बदलेगी, ढेर सारे सवाल हैं, सबके मन में हैं। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब खोजने की हम कोशिश करेंगे कि अब पोस्ट लॉकडाउन या पोस्ट कोरोना एक नए दुनिया में जब हम जीने के लिए वापस घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सूरत हाल क्या होगा, और उसके लिए दो बेहद खास मेहमानों को आज हमने इनवाइट किया है। अगले हफ्ते तक हमारे साथ बने रहेंगे। मेरे साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं लाइसेंस फॉर आस के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर साहब, और साथ में आरआर ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और ये दोनों ही मेहमान वैसे तो किसी फॉर्मल परिचय के लिए इनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताया आप कई सालों से इन दोनों को हमारे साथ देख रहे हैं और इनकी रियल एस्टेट को लेकर अंडरस्टैंडिंग, समझ और गहराई की हम सभी कायल हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। ढेर सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में होंगे, आप समझ लीजिए उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर मैं आपसे ये सवाल करूंगा। आमतौर पर प्रॉपर्टी गुरु में हम लोगों के फ़ोन कॉल्स लेते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो लोगों का प्रतिनिधि आप मुझे ही माने। पंकज जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं। आप बहुत सारा रिसर्च आप करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, लगातार रियल एस्टेट को बहुत बारीकी से अंदर बाहर खंगालते रहते हैं, आंकड़ों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर। ये बताइए कि पोस्ट कोरोना, कोरोना होने के पहले की रियल एस्टेट की दुनिया और अब रियल एस्टेट की जो दुनिया हम देख रहे हैं, आगे देखेंगे, एक सिनॉप्सिस छोटा सा शुरुआत में, फिर हम एक एक करके सारे बिंदुओं पर बातचीत करेंगे, उसमें क्या अंतर होने जा रहा है? देखिए, कोरोना से पहले भी रियल एस्टेट की कंडीशन जो है वो थोड़ी स्लिपरी थी। अगर आप देखिए, और वो थोड़ा सा सेल्स में इम्प्रूवमेंट था, लेकिन वो भी नाकाफी दिख रहा था, क्योंकि सब शहरों की बात कर लीजिए तो ज्यादातर शहरों में जो है आपकी जो इन्वेंट्री ओवरहैंग था वो 40 से 45 मंथ है, जो बताता था कि काफी अनसस्टेनेबल है। काफी मात्रा में इन्वेंट्री है। ऑल इंडिया पे देखिए तो 13.5 लाख यूनिट की इन्वेंट्री थी। अगर आप वैल्यू में देखिए तो 9 ट्रिलियन रुपीस उसमें लॉन्ग अप है। जो सेल्स थी वो इतनी नहीं थी कि बिल्डर्स की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सके। और अगर आप देख लीजिए तो पिछला एक साल ऐसा रहा जहाँ पे बिल्डर्स के जो लोन थे वो इतने ज्यादा थे कि उसका रीपेमेंट नहीं हो पा रहा था, और आपके पास आईएलएफएस और बाकी सारे बिल्डर्स एक के बाद एक स्ट्रेस में आते हुए नजर आ रहे थे। तो सिचुएशन उससे पहले ही ऑलरेडी काफी खराब थी, और कोविड के लॉकडाउन के बाद ये सिचुएशन और एग्रेवेट होती हुई दिख रही। क्योंकि अगर आप देख लीजिए तो 2 महीने का लॉकडाउन ऑलरेडी हो गया है। अगर 1 महीने का आप रेवेन्यू ही खाली देख लीजिए तो 8 साढ़े 8% के करीब, 8.33% अगर हर मंथ का रेवेन्यू का आप देख लीजिए, तो अभी तक हम 16 से 17% का रेवेन्यू पिछले साल के हिसाब से वो कम होगा। और उसके बाद भी इस पीरियड में काफी हद तक अगर आप देखिए तो जॉब लॉसेस का फियर है, कई जगह पे सैलरी कम कर दी गई है। इसको देखते देखते कंज्यूमर का सेंटिमेंट्स और खराब होने वाला है।
तो इसके परिप्रेक्ष्य में जो डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट है वो और भी ज्यादा सीवियर है। तो पहले भी डिमांड इतनी नहीं थी कि जो जिस तरीके की लैंडिंग हुई रियल एस्टेट के अंदर वो सस्टेनेबल हो सके, और अब फर्दर डिमांड का श्रिंकेज होने की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा डबल वैमी हो गई। सो अगर आप ओवरऑल रियल एस्टेट की बात करिए तो मैं देख रहा हूं कि वो उसके काफी बुरे एक समय से वो गुजरती हुई दिख रही है, और जब तक डिमांड लेवल के ऊपर इंटरवेंशन नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके से इसका रिवाइवल हो सकता है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे बिल्डर्स जो है वो अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंचते हुए दिखेंगे, जहां पे जो उनकी बॉन्ड है उसको वो रीपे नहीं कर पाएंगे। राइट, तो आपको आगे बहुत मुश्किलें दिख रही हैं और बहुत सारे डेवलपर्स उससे दिक्कत में आते हुए दिख रहे हैं। हम गोपाल जी से अब हम ये तो आपने जो ओवरऑल एक असेसमेंट दिया, लेकिन अंदर की बात मैं पूछता हूं गोपाल जी से। गोपाल जी, आपकी तो डेवलपर्स से लगातार बातचीत होती रहती है, क्या पोस्ट कोरोना एक अलग तरीके का फियर, एक अलग तरीके का पैनिक आप देख रहे हैं? पहले भी इंडस्ट्री के साथ काफी दिक्कतें थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झटका आया है जो अब शायद जमीन आसमान टाइप का अंतर पैदा कर दे चीजों के बीच में। तो आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, किस तरह के एक्चुअल हालात हैं इस समय रियल एस्टेट के अंदर? एक्चुअल हालात तो बहुत ही खराब दिखते हैं। अब उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसी एक बात ऐसी हो गई है कि ये कोरोना के कारण से रियल एस्टेट सेक्टर की पूरी बीमारी का पता चल गया है। अब ये इसका इलाज क्या होना चाहिए उसके बारे में सोचना पड़ेगा सरकार को भी, बिल्डर्स को भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो तीनों को सोचना पड़ेगा, वरना इसमें आसानी से लगता नहीं है कि निकल पाएंगे। जो मैं पंकज जी की बात सहमत हूँ, काफ़ी लोग काफ़ी तकलीफ में आएंगे, खास करके जो कुछ बिल्डर खाली एक सीमित शहर में काम करते हैं या एक ही शहर में काम करते हैं, उनको भी काफ़ी तकलीफ आने की संभावना लगती है, क्योंकि शहर में सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए, इकोनॉमी पूरे देश की खराब होगी, लेकिन जो कुछ शहर है जो मैंने जैसे आज जो पेपर में पढ़ते हैं कि 6 शहर मिलके 50% कोरोना के पेशेंट है, तो उस 6 शहर का हाल क्या होगा ये हमको सोचना पड़ेगा। खास करके हम अगर बम्बई की बात करें तो बम्बई में लॉकडाउन खुलने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 2-3 महीने तक परिस्थिति सामान्य होगी, क्योंकि हाईएस्ट तकलीफ आज बम्बई की है, उसके बाद अहमदाबाद की है। तो ये दो शहर के बारे में तो अलग ही पूरे भारत का एक दृष्टिकोण अलग होगा, टायर 2 टायर 3 सिटी के दृष्टिकोण अलग होंगे, और शहर जैसे बम्बई और अहमदाबाद का लेते हैं तो ये तीनों का तीन तरह से अपना इसको एक अंदाज लगाना पड़ेगा, और सारा गणित करेंगे तो आगे की बातचीत में हमको आइडिया आएगा कि इसको हम पूरे भारत को एक मापदंड में नहीं ले पाएंगे इस बार, नहीं भारत के सारे शहरों को एक मापदंड में ले पाएंगे। इसको अलग अलग कोरोना से देश को इफेक्ट और कोरोना से जो शहर को इफेक्ट है, ये दोनों को अलग अलग हमको लेना पड़ेगा। और टायर 3 सिटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं है, खाली इकोनॉमी साइज को छोड़ के, तो ये तीनों के 3 इफेक्ट पे हम चर्चा करेंगे तो मेरे को लगता है कि हम शायद सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा दृष्टिकोण आपने दिया कि अलग अलग सेक्टर्स में बांट के देखिए, शहरों के हिसाब से बांट के देखिए और तब कुछ निष्कर्ष निकालिए। एक ब्लैंकेट निष्कर्ष हम पूरे देश के लिए और उसके रियल एस्टेट के लिए एक साथ नहीं निकाल सकते। पंकज जी, मुझे बताइए कि एक जो आपने अभी डिमांड साइड की बात की, और डिमांड साइड पे जो सबसे बड़ा झटका है वो सेंटीमेंट का है। जिस तरीके से लगभग 2 महीने के आसपास हम पूरी तरीके से बंद रहे, तो बहुत सारे कारोबार बंद रहे, बहुत सारे जॉब्स पे इम्पैक्ट आया, कुछ लोगों के नहीं भी आया होगा, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट बन रहा है उसमें आधी तो हकीकत ही है, और बाकी एक जो सेंटीमेंट बन रहा है वो ये है कि भाई अभी आप थोड़ा बचें, आगे बड़ी अनसर्टेनिटीज हैं। और फिर रियल एस्टेट तो देखिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़ा दाम होता है आपका, या बहुत बड़ा आपकी जेब से पैसा निकलता है। तो क्या इस समय लोगों के मन में चल रहा होगा, अगर वो घर खरीदना किसी भी एंगल से, निवेशक तो हम देखते थे पहले ही दूर थे, लेकिन बहुत सारे घर खरीदार थे जो घर खरीदने के लिए मौके देखते थे, तो क्या वो अब चाहते हुए भी इससे दूर चले जाएंगे? क्योंकि बड़ा टिकट साइज, मिनिमम भी आप अगर खरीदने जाएंगे तो 20-25 लाख एक घर की कीमत होती है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसे काबरा साहब भी बोल रहे थे कि अलग अलग शहरों पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो भी शहर में जहाँ पे ज्यादा कोविड का इम्पैक्ट है
जो टायर 1 सिटीज हैं जहाँ डेंसिटी ज्यादा है, ये जो है ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट का 70 से 75% कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं अगर उस हिसाब से देखूं कि आज जो शहर जहाँ पे कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट है, इतना ही इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट का भी उन शहरों का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे सिचुएशन काफी खराब लग रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए, रियल एस्टेट परचेज जो है वंस इन लाइफ टाइम डिसीजन होता है और उसके लिए मन का कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक माइंड कंफर्ट नहीं होता है तब तक जो है कंज्यूमर आगे आकर के घर खरीद नहीं पाता है। और एक ऐसा माहौल है जहाँ पे लोगों को उनका जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, और ये केवल इंडिया के लॉकडाउन से ही खाली इम्पैक्टेड नहीं है, क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड से भी काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं। अगर आप बहुत कायदे से देख लीजिए, वेदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल, एक बहुत बड़ा जो कंज्यूमर है वो आईटी और बीएफएसआई सेक्टर से आता हुआ है, जो रियल एस्टेट खरीदता है, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो। और ये दोनों सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूरोपियन एंड यूएस बोथ मार्केट के अंदर जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है और जो डिप्रेशन होता हुआ दिख रहा है, उसका आगे आने वाले वक्त के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक माहौल है जहाँ पे जो कंज्यूमर है उसका अगर जॉब सिक्योर नहीं है और उसकी सैलरी कम हो गई है तो वो इतना प्रॉम्प्ट होगा कि वो आकर के घर खरीदे। और ऐसा कोई खास इंसेंटिव भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे मार्केट के अंदर। अगर आप बिल्डर्स के सारे वेबिनार देख लीजिए तो सब लोग डिफाई कर रहे हैं कि वो प्राइस करेक्शन करेंगे, हालांकि ये मार्केट के फोर्सेस हैं जो उन्हें कंपेल भी कर सकते हैं कि वो प्राइस करेक्शन करे। और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे भी ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं दिखाई दिया। जो भी इंसेंटिव है वो एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड इंसेंटिव है, जो ज्यादातर सप्लाई साइड के इंटरवेंशंस थे, और कुछ हद तक गवर्नमेंट उसमें जो है वो कामयाब भी हुई कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग में जो ज्यादा सप्लाई है बिल्डर्स की। लेकिन इस वक्त की जो सप्लाई है, जो सप्लाई की सेटिंग है, बहुत कायदे से अगर आंकड़ों की बात कीजिए, आज हमारे पास बिल्डर की सप्लाई करीब 13 लाख यूनिट है, जिसको अगर वैल्यू में देखिए तो 9 ट्रिलियन रुपीस के बराबर की 9.26 ट्रिलियन के करीब की ये इन्वेंट्री है। और इसमें जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स आते हैं वो लेस देन 25 लाख यूनिट कॉस्ट के अंदर जितनी भी यूनिट आते हैं उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इस टोटल इन्वेंट्री का जस्ट 25% है। जो 75% इन्वेंट्री है जो जहां जो फाइनेंस्ड हुई, जहां पे एनबीएफसीज और बैंकिंग का पैसा फंसा हुआ है, जहां बोरोइंग हुई है, वो उसके ऊपर कोई भी ज्यादा इंसेंटिव नजर नहीं आ रहा है। तो जब तक वहां पे मूवमेंट नहीं होगा, जब तक उसके ग्राहक और खरीदार के लिए कोई ज्यादा इंसेंटिव नहीं दिखेगा, तब तक नहीं होते। तो ये दो फैक्टर पे आपने दो बहुत ही बढ़िया वैलिड पॉइंट्स उठाए पंकज जी। यहाँ पर एक तो हो गई दाम की बात कि क्या अब, क्योंकि बहुत लोग हमें ये पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड क्या, अब हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं प्राइस करेक्शन की, टाइम करेक्शन को हमने देखा भी, लेकिन एक सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन, तो क्या कोविड वो चीज लेकर आया है, क्या कोरोना वो चीज लेकर आया है? क्योंकि ये अप्रत्याशित चीजें जो इस दुनिया में घट रही है, क्या यहां से प्राइस करेक्ट होंगे? और दूसरी बात कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कुछ सहायता या फिर राहत देने की कोशिश की गई है, वो रियल एस्टेट सेक्टर को असल में कितनी सहायता या राहत पहुंचा रही है? तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद हम इन्हीं दोनों मुद्दों को और गहराई से देखेंगे। काबरा साहब की भी उन पर राय लेंगे कि एक तो दाम हो गए और दूसरा सपोर्ट करने के लिए जो इनिशिएटिव्स आए गवर्नमेंट की तरफ से वो कितना इंपैक्ट करेंगे, किस हद तक कारगर होंगे और क्या करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आज चल रहा है प्रॉपर्टी गुरु पर कोरोना स्पेशल और ये अगले हफ्ते भी जारी रहने वाला है। हमारे साथ दो खास मेहमान श्री गोपाल काबरा जी और पंकज कपूर साहब बने हुए हैं और इनसे हमारी बातचीत जारी है। गोपाल साहब, दाम बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहा है रियल एस्टेट में, ये सभी को बड़ा प्रिय है, डेवलपर्स को भी प्रिय है और घर खरीदारों को तो बहुत प्रिय। तो मजाक के तौर पे कुछ बातें चलती थी कि अगर मुंबई का एग्जांपल हम ले लें कि
क्या होगा अगर कभी शहर के अंदर सुनामी आ जाए? क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा दाम ऊपर थे तो लोग ऐसे ही मजाक में बात करते थे कि क्या सुनामी आएगी तो दाम घट जाएगा। अब कोरोना को अगर हम देखें तो ये विश्वव्यापी सुनामी है, इसने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया। तो क्या कोरोना वो मौका बनाता है जब रियल एस्टेट के दाम घटने चाहिए? वेबिनार का जिक्र किया पंकज कपूर साहब ने, तो थोड़े दिन पहले एक वेबिनार में दीपक पारेख साहब आए थे HDFC के, और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि डेवलपर्स को 20% दाम घटाने चाहिए, जो डेवलपर्स कम्युनिटी में बहुत वेलकम नहीं रहा उनका ये जो स्टेटमेंट था। आपको क्या लगता है? हाँ, ऐसा है कि दीपक पारेख का स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे वजनदार व्यक्ति इस देश के अभी, यानी मैं तो उनकी बात का वजन देश के हाउसिंग मिनिस्टर से भी ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि उनका तजुर्बा सबसे ज़्यादा है। तो भाव तो कम होने के अलावा कोई उपाय है नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट आते आते कितने महीने या कितने साल लगेंगे इसका अंदाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि बात बात पे इस कोरोना को 1918 के स्वाइन फ्लू से इसको कंपेयर करते हैं तो परिस्थिति कितनी भयंकर होती है उसके बारे में हम सोच भी सकते हैं। अभी तो हम अभी के लॉकडाउन की बात करते हैं, तो प्राइस तो कम होना है, उसमें कोई यानी डाउट नहीं करना चाहिए। और बिल्डर लोग ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर इस काम में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो साल भर भी अगर इन्वेंट्री रखते हैं कोई कारण से तो उनका 10 से 11% तो ब्याज में चला जाता है। उससे अच्छा आज माल सस्ता बेचा हुआ कैश फ्लो इंप्रूव करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज के ज़माने में कैश फ्लो रहेगा और ठीक रहेगा। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा रोल सरकार का आना जरूरी है। जो कुछ एक बातें यानी मैं चाहूँगा कि सरकार ने करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन में खाली रेरा को एडवाइस किया है कि आप इसको 6 महीना पैशन को एक्सटेंड कर दीजिए। मेरे ख्याल से ये कि यानी आटे में नमक जितना भी सरकार ने कुछ नहीं किया रियल एस्टेट के लिए। सबसे पहले इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन देना चाहिए कि रेडी रिकवरी रेट कम करे। आज भी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी अवेलेबल है कि रेडी रिकवरी रेट से मार्केट रेट सस्ता है, उसके यहाँ से डील नहीं हो रही है। एक दूसरा, रेडी रिकवरी रेट कम करने से स्टैम्प ड्यूटी कम हो जाएगी। रेडी रिकवरी रेट कम करने से जो बम्बई जैसे शहर में या बाकी शहरों में जो लोग एक्स्ट्रा FSI लेते हैं उसकी प्रीमियम में कॉस्ट कम हो जाएगी। तीसरी बात, सभी स्टेट गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए, वैसे भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लॉकडाउन में शराब की दुकान इसलिए खोल रहे हैं सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं, लेकिन अपनी रेवेन्यू के लिए खोल रहे हैं। उसी तरह सरकार ने अपनी रेवेन्यू थोड़ी बहुत भी आती है ज़्यादा वॉल्यूम से तो वो करना चाहिए। सभी स्टेट गवर्नमेंट ने 6 महीने के लिए या 9 महीने ज़्यादा पीरियड के लिए नहीं करना चाहिए, ताकि क्या है कि मार्केट में बिल्डर को किसी भी हालत में इमीडिएट रिक्वायरमेंट की जरूरत है, अभी शॉर्ट टाइम में तुरंत ग्राहक चाहिए ताकि उनका ये सारा केस फ्लो हो। तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी 1% कर देना चाहिए एक 6 महीने की स्कीम देके। दूसरा, जो ये सारे बेनिफिट 18 लाख के फ्लैट तक का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, केंद्र गवर्नमेंट ने बैंकों की मदद से या सरकार खुद अपनी तरफ से दे, वैसे भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। SME के लिए अगर आप 3 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं गारंटी 1 साल के लिए, तो क्या हम घर खरीदार को 3 लाख या 5 लाख करोड़ का या 10 लाख करोड़ का लोन पूरा 100% गारंटी के साथ में होता है, सरकार उसमें कुछ खर्चा बैंक इंटरेस्ट सबवेंशन करे, ताकि लेनदार से आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है कि हम लोग मार्केट में डिमांड कैसे क्रिएट करें। मार्केट में अगर डिमांड क्रिएट नहीं होगी, मैं कंज्यूमर गुड्स की बात नहीं करता हूँ, आपकी लाइफ साइकिल बहुत कम है, लेकिन रियल एस्टेट की डिमांड इसलिए कन्वर्ट करना बनाना जरूरी है। इससे पूरा रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा, 5 करोड़ लोगों का रोजगार चलेगा, बैंकों और NBFC के जो पैसे अटके हैं वो निकलेंगे, जो बिल्डर को माल सप्लाई किया हुआ उनके पैसे आने बाकी है, तो ये तीनों चारों पैसे वापस सिस्टम में आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा और इस देश के लोगों को सही मकान सही भाव में, कुछ सहयोग बिल्डर द्वारा, कुछ सहयोग सरकार द्वारा और कुछ हिम्मत कंज्यूमर खुद लेगा। ये तीनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है तब तक इसमें डिमांड निकलेगी नहीं, और अगर डिमांड नहीं निकली तो इसका क्या बुरा नतीजा होगा देश की इकोनॉमी पे, देश के लोगों के पैसे का, बैंकों के इन्वेस्टमेंट का, NBFC के इन्वेस्टमेंट का, सप्लायर का। ये मेरे को लगता है कि ये हो सकता है कि अगर ये सब कुछ ठीक नहीं किया तो शायद हो सकता है कि देश का सबसे बड़ा घोटाला है, देश का सबसे बड़ा नुकसान भी नहीं हो जाए। तो ये अगर ये सारे सब चीज़ हो गए, क्योंकि कोई भी देश की इकोनॉमी का बेंचमार्क शेयर मार्केट और रियल एस्टेट होता है। शेयर मार्केट तो कैसे भी करके लोग अपना मैनेज कर लेते हैं, वो कुछ लोगों के हाथ में, लेकिन ये रियल एस्टेट को वाकई में देश की इकोनॉमी का मुख्य हिस्सा है। इसमें रोजगार से लेके एक बहुत बड़ी चेन है
जिस तरह एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण है, एमएसएमई महत्वपूर्ण है, उसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को आउट ऑफ द बॉक्स जाके जी और हिम्मत का काम सभी स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और केंद्र सरकार तीनों में को साथ में मिलकर एक बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है। और इसमें जितना लेट करेंगे, आदमी एकदम लास्ट स्टेज पे कैंसर का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इसको फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज का कैंसर समझ के जी। इसका तुरंत इलाज करना चाहिए। ठीक है पंकज साहब, क्विक कमेंट, क्योंकि इस हफ्ते के लिए मेरा समय समाप्त होने जा रहा है। इस बारे में और डिटेल में बातचीत हम अगले हफ्ते कर लेंगे, लेकिन अभी जो काबरा जी ने बात की उस पर क्विक कमेंट। बिल्कुल, और मैं उसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को जो डिमांड में स्टिमुलेंट लाने के लिए जो है इनकम टैक्स में जो इंटरेस्ट एग्जम्पशंस है उसकी भी लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। 2 लाख रुपए की लिमिट जो है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि एक इन्वेस्टर को और एक एंड यूजर को जो है मोटिवेट कर सके। और जिस तरीके की सप्लाई की सेटिंग है मार्केट पे, अगर आप ऐसा मोटिवेशन नहीं लाते हैं जो अफेक्ट कर रहा है अप टू 1.5 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ हाउसिंग को, तब तक कस्टमर आएगा नहीं, और जब तक आएगा नहीं तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एक और भी चीज है, जितने भी इंसेंटिव्स ये हैं कि अगर ये 12 लाख रुपए तक की इनकम इंटरेस्ट के को एग्जम्प्ट करते हैं, जीएसटी भी कंप्लीटली वेव ऑफ करते हैं अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर, एंड अगर स्टैम्प ड्यूटी भी वेव ऑफ स्टेट लेवल पे होती है। तो अगर हम पिछले साल की सेल्स को अगर इस साल भी अगर हम अचीव करना चाहें तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर टोटल जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आने वाला है वो करीब 26 से 27 हजार करोड़ है, इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखिए जो डेवलपर का हाउसिंग स्टॉक है, उस जो प्रोडक्शन होता है वो 5.2 ट्रिलियन है। तो अगर आप ओवरऑल इस इंसेंटिव के अगेंस्ट में जो उसका वॉल्यूम है वो करीब 0.5% के करीब आता है, तो इतना ज्यादा नहीं है। थोड़ा मैथमेटिकली ये देखें कि इधर सप्लाई है, क्या सेटिंग है, क्या डेटा बता रहा है, और उसको लेकर के अगर एक तरीके का डिमांड बूस्टर गवर्नमेंट है तो बहुत ही जरूरी है और कारगर साबित। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा समय समाप्त हो रहा है इस हफ्ते के लिए। बाकी अगले हफ्ते तो जब हम मिलेंगे तो इसको और डिटेल में बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर पिक्चर जो दिख रही है वो बड़ी ग्रे है अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट के लिए, और उससे बहुत सारी चीज़ें क्योंकि जुड़ी हुई है। घर एक बहुत ही प्राइम आवश्यकता होती है, तो दिक्कतें बड़ी हैं। दाम उसमें एक फैक्टर है, रिलीफ उसमें एक फैक्टर है, आगे चलते हुए क्या रियल एस्टेट का तौर तरीका बदल जाएगा ये भी एक फैक्टर है। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे आगे, सेकंड होम की बात तो बहुत दूर चली जाती है। तो बड़े सारे सवाल हैं और धीरे धीरे वो अनफोल्ड होंगे। तो इस हफ्ते के लिए हम यहाँ विराम लेंगे बातचीत में छोटा सा, लेकिन अगले हफ्ते काबरा जी और पंकज जी दोनों हमारे साथ होंगे और उनसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और चीजों पर नजर डालने की कोशिश होगी कि आखिर इवॉल्व होने के लिए दोनों तरफ से इसमें क्या करने की जरूरत है। बिल्डर साइड से भी और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहुत हद तक चाहिए ही चाहिए, वहां से भी तो कौन से उपाय होंगे, और साथ में कुछ और चीजों पे भी बातचीत होगी जो कि ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत। पंकज जी, काबरा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। अगले हफ्ते भी आपसे दरखास्त रहेगी कि आप थोड़ा समय हमारे लिए और निकालें। तो आज के लिए इतना ही प्रॉपर्टी गुरु में, लेकिन अगले हफ्ते जरूर जुड़िएगा हमारे साथ कोरोना स्पेशल के अंदर, जहां पर रियल एस्टेट की परिस्थितियों पर और आगे की तस्वीर पर विस्तार से बातचीत होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।